अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ोरम पे माजी में भी भाइयों ने सवाल किया, माजी में भी इस पर गाहे बगाहे डिस्कशन होती रही। फेसबुक ग्रुप पर भी देसी ब्रीड्स में सवाल आया कि एक बहुत सेहतमंद, तनोमंद, काबिल रश्क जसामत वाला बछड़ा या बछड़ी कैसे तैयार करनी है, और आया वो कुदरती देसी जो ग्रेन फेड ग्रेन मिक्स्ड सॉल्यूशंस हैं उन पर वो बॉडी स्ट्रक्चर, वो मीट डिपॉजिट्स डेवलप हो सकते हैं या उसके लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। उस सिलसिले में माजी में भी खैर यहाँ पे तो इस फोरम पे बारहा डिस्कशन हुई गाहे बगाहे, कभी किसी नुक्ते पे कभी किसी नुक्ते पे। पहले मैं लिखने जा रहा था लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा दरकार था और उसमें फिर डिले का अंदेशा भी था। खैर कोशिश करूँगा कि लिख भी सकूँ अगर वक्त निकला। तो एक अच्छा बछड़ा या बछड़ी तैयार करने के लिए, क्योंकि प्रोजनी तो अल्लाह पाक की ज़ात की देन है कि क्या जिन्स तय करती है कुदरत, वो बछड़ा है या बछड़ी है, लेकिन दोनों सूरतों में एक अच्छी प्रोजनी, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी काविंग कैसे ली जा सकती है, और फिर क्या अवामिल इख्तियार किए जाएं, क्या रास्ता इख्तियार किया जाए कि आपका जो जानवर है जिस वक्त वो बालग हो वो काबिल रश्क कहलाए, वो अगर गोश्त वाला है तो, और अगर दूध वाला है तो भी एक उम्दा पैदावारी जानवर माना जाए। मेरी नाकद सोच के मुताबिक तो बात बछड़ा पैदा होने से कहीं पहले शुरू हो जाती है। साथ ही मैं उनकी बात को निगेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं अपनी नाकस राय का इज़हार कर रहा हूँ कि साथ ही ये भी कहते हैं कि बछड़ा पैदा हो तो ये दें, ये करें, वो करें, फलां करें, अच्छी चीज़ें करना चाहिए। लेकिन बछड़ा बछड़ी पैदा होने से पहले के जो अवामिल हैं उसमें अगर हम देखें तो इसको 3-4 जो उसके लाइफ स्पैन बनते हैं किसी जानवर के, उसमें अगर मैं उन लाइफ स्पैन्स में बात करूं तो ब्रीड सिलेक्शन, फिर उसके बाद जेस्टेशन मैनेजमेंट या जिसको हम प्रेगनेंसी मैनेजमेंट या प्री काविंग मैनेजमेंट कैटल की, मदर की, फिर उसके बाद पोस्ट काविंग पोस्टपार्टम मैनेजमेंट जिसको हम काफ रीडिंग भी कह लेते हैं, काफ रेजिंग भी कह लेते हैं, फिर उसके बाद जिस वक्त आपका काफ स्टेबल हो जाता है, विनिंग स्टेज पे आ जाता है, पोस्ट विनिंग पे आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपने जो लॉन्ग रन में कैटल रिटेन और रेज करना है तो उसके क्या क्या लवाजमात हैं। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैंने जनूबी पंजाब की तरफ कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे भाई देखे हैं, अपर पंजाब में भी खैर अब ये शऊर आना शुरू हुआ है। हम लोग, मैं अगर फैसलाबाद में बैठा बात करूं तो हम लोग इतने बॉदर नहीं करते कि कौन सी गाय है और उसके लिए कौन सा सीमन सूटेबल है। और जो लोग उम्दा काम करते हैं अपार्ट फ्राम देयर स्केल ऑफ एक्टिविटी, वो 10 गाय वाले हैं या 1000 गाय वाले हैं, उनको मैंने सीमन सिलेक्शन पे इतना सेंसिटिव, इतना मोहतात, इतना मेहनती और इतना तजस्सुस वाला देखा है कि इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि जैसे कोई रिश्ता नहीं ढूंढना हो तो उसकी सारे इसरार और रमूज देखे पढ़े परखे जाते हैं एग्जैक्टली। फिर अगर आपके पास देसी कैटल हैं या आपने बछड़े पे काम करना है तो देसी सीमन सिलेक्शन जो है वो आपकी एक चॉइस होनी चाहिए। देसी सीमन सिलेक्शन में फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो डैम है, जो मदर है, आया उसके मिल्किंग जेनेटिक्स हैं या उसके बीफ जेनेटिक्स हैं, और ये फैसला आपने करना है। आपके पास वो मवेशी खड़ा है, उसकी दूध की सलाहियत क्या है, उसके जो सूए हैं उसमें फीमेल प्रोजनी का ज़्यादा है रुझान या मेल प्रोजनी का ज़्यादा रुझान है,
یہ اس کے کروموسوم کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد ٹاپ آف دا لائن بچڑا دیکھیں، چولستانی میں بھی اویلیبل ہیں، ساہیوال میں بھی اویلیبل ہیں، ریڈ سندھی میں بھی کسی حد تک، انٹیریئر سندھ میں کچھ شوقین لوگوں کے پاس۔ پھر بھاگ ناڑی اپنی جگہ ایک علیحدہ سے کلاس ہے، لیکن بھاگ ناڑی میں تو خیر بچڑا ہی اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اس کے آگے برہمن بھی بہت سستا لگتا ہے۔ بریڈ منوپلی ہے، ہر بریڈ کی اب تقریباً منوپلی ہے، میں صرف بھاگ ناڑی کی بات نہیں کر رہا۔